Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss subject specialist paper public service पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2013। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। बगैर किसी ताख़ीर की हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 2 10 raised to power n डिवाइडेड बाय 5 + 3 into 10 raised to power n। आंसर इसके 1/5 2/3 3/8 n इन्फिनाइट है। तो हम चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। अब अगर इसमें हम ऐसे ही लिमिट पुट कर दें तो ये हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो ये हमारे पास सलूशन नहीं होगा, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 10 raised to power n दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ये 10 raised to power n कॉमन लिया, क्या बच गया? 1 over 10 raised to power n plus 2। 10 raised to power n इसमें से कॉमन लेंगे, 1 over 10 raised to power n plus 2, और नीचे जब ये कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 5 over 10 raised to power n plus 3। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 over 10 raised to power n plus 2 by 5 over 10 raised to power n plus 3। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 raised to power infinity plus 2, और ये बन जाएगा 5 over 10 raised to power infinity plus 3। और हमें पता है 1 over 10 raised to power infinity जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। सिमिलरली 5 over infinity plus 3, और ये भी हमें पता है कि 1 over infinity जो है वो 0 की इक्वल होता है। 0 + 2 0 + 3, और आंसर हमारा क्या आ गया? 2 + 3। ये एक रिज़ल्ट हमने यूज़ किया कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is continuous for all values of x? चार हमारे पास एक किस्म के क्वेश्चन है, हमने इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। 1 over x² -1 1 plus cos x 3 plus sin x x over sin of x 1 over 1 plus sin x। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले उसका डोमेन हम देख लेते हैं, और या ये हम चेक कर लेते हैं कि ये जो फंक्शंस हमें दिए गए हैं ये किस पॉइंट पे ब्रेक हो सकते हैं। अगर ये किसी पॉइंट पे भी ब्रेक नहीं होते तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को देखें 1 over x² -1 को, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है कहाँ पे? एट x इज़ इक्वल टू +-1 पे। यानी कि x की वैल्यू प्लस रखें, +1 रखें या -1 रखें, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, इसमें ब्रेक आ जाता है। ये यानी कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूस बन जाता है। सिमिलरली अगर 1 + cos x over 3 + sin x को देखें तो हमें पता है कि sin x की जो डोमेन है, जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान है। ये sin x की क्या है? रेंज है। अब sin x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो -1 और 1 के दरमियान आएगी, या -1 होगी या 1 होगी या इसके दरमियान में होगी। अब 3 में वो चीज़ ऐड करें
तो हमारे पास कुछ भी आंसर आएगा लेकिन ज़ीरो आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन कहीं पे भी x की किसी वैल्यू के लिए भी अनडिफाइंड नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और हम चेक करते हैं x ओवर साइन x, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। कहाँ पर, एट x इज़ इक्वल टू, अगर x की वैल्यू हम ज़ीरो ले लें या पाई ले लें, उस पर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। और सिमिलरली लास्ट वाला भी हम ऑप्शन देख लेते हैं कि 1/1 प्लस साइन एक्स, ये कहाँ पे, ये भी एक हमारे पास अनडिफाइंड बन जाता है। और कहाँ पे बनेगा, एट x इज़ इक्वल टू, अगर आप x की वो वैल्यू लें जिससे साइन x की वैल्यू -1 आ जाए, और वो वैल्यू हमारे पास क्या है, 3π/2 है, या जिसे हम 270 डिग्री बोलते हैं। इसके ऊपर साइन की वैल्यू क्या है, -1 है। अगर ये -1 बन जाता है, -1 + 1 0, तो ये बन जाएगा अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हमने चारों फंक्शंस को चेक किया तो हमें ये पता चला कि ये वाला जो फंक्शन है ये x की किसी वैल्यू के लिए भी अनडिफाइंड नहीं होता। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है कंटिन्यूस, ये वाला फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f(x) इज इक्वल टू 2x² वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, 0, 2, 8 एंड नन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अपर बाउंड क्या होता है। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स R का, देन B, या इसे आप बीटा भी लिख सकते हैं, एक ऐसा नंबर रियल नंबर से वो हमारी अपर बाउंड होगा कि अगर वो ए के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो या उनके बराबर हो। तो कोई भी अंडर डिस्कशन सेट हमारे पास ए है, वो सब सेट है आर का, उसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, अपर बाउंड होगा। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। लीस्ट अपर बाउंड, या इसे हम कहते हैं सुपरमम भी कहते हैं, सुप्रीमम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपके पास एक कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, लेट ए बी आ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ए सबसेट है आर का, देन M belongs to R is called least upper bound if। अब इसके लिए दो कंडीशंस हैं हमारे पास कि M जो है वो अपर बाउंड होना चाहिए, M itself is, पहली बात है कि अपर बाउंड होना चाहिए, और अगर कोई दूसरी बॉन्ड एग्जिस्ट करती है तो वो इससे कम होना चाहिए। इफ़ बीटा इज़ एनी अदर अपर बॉन्ड ऑफ ए, देन बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन। देखिए, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि हमारे पास अपर बाउंड है, तो हम देखेंगे कि वो सबसे बड़ा हो। अब एक ही सेट की बहुत सारे बाउंड्स हो सकते हैं, तो लीस्ट का मतलब है उन सब में से छोटा। तो हमने यही कहा कि अगर बीटा हमारे पास कोई और बाउंड है इस सेट ए की, तो फिर एम उससे लेस होना चाहिए। इसकी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 1, 2, 3 अप टू 10। अब यहाँ पे 10 हमारे पास क्या है, 10 इज़ अपर बाउंड, और यही सबसे लीस्ट अपर बाउंड भी है। तो अब हम क्वेश्चन की तरह आते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि f(x) इज़ इक्वल टू 2x² वेयर x ग्रेटर देन 0 आर लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसमें हम देखते हैं कि f(x) हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है 2x² जो कि
0 से x बड़ा है और 2 से कम है। अब x इज इक्वल टू 2 रखें तो 8 हमारे पास आ रहा है। अब इस फंक्शन की जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या है, 8 है। अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 2 तो इस सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है, यानी कि यदि x जो है 2 से कम है तो हमारे पास जो है एक बड़ा ही वेल नोन रिज़ल्ट है कि लीस्ट अपर बाउंड, या आप कह सकते हैं बाउंड भी कह सकते हैं, अपर बाउंड भी कह दें या लोअर बाउंड भी कह दें। मैं बाउंड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये दोनों के लिए चल जाएगा। बाउंड्स मे नॉट बिलोंग टू सेट, यानी किसी भी सेट के अगर आप लोअर बाउंड देख रहे हैं, अपर बाउंड देख रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि वो उस सेट के अंदर मौजूद हों, बल्कि उस सेट से बाहर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है Na2 conjugate subgroup of a group G are equivalent similar isomorphic none। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कॉन्जुगेट सब ग्रुप की क्या डेफिनेशन है। जी हमारे पास एक ग्रुप है, एच और के उसके क्या हैं, सब ग्रुप हैं। के एंड एच आर सेड टू बी कॉन्जुगेट इफ फॉर जी बिलोंग टू जी, हम कैपिटल जे जो ग्रुप है उसका कोई एक एलिमेंट लेते हैं और अगर वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास क्या होगा, के और एच एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अब यहाँ पे 2-3 रिज़ल्ट हैं, उनको मैं लिखूँगा, उन्हीं रिज़ल्ट से हम अपना आंसर भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो एक रिज़ल्ट है कि जी एंड जी प्राइम ऑफ अ ग्रुप हैव सेम ऑर्डर। अब जी हमने कोई भी एलिमेंट लिया किसी ग्रुप का, जी प्राइम क्या है, उसका कॉन्जुगेट है, तो ये दोनों एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट और उसका कॉन्जुगेट, इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली लेट एच एंड एच प्राइम बी सब ग्रुप, चलिए ग्रुप जी के सब ग्रुप हैं एच और एच प्राइम, और ये जो है दोनों कौन से हैं, कॉन्जुगेट सब ग्रुप हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट सब ग्रुप हैं जी के, तो देन दे हैव सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। अगर एच और एच प्राइम दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप हों जी के तो उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से एक बड़ा वेल नोन रिज़ल्ट हमारे पास है कि एनी टू conjugate subgroups of a group are isomorphic to each other। कोई से भी दो कॉन्जुगेट हों किसी भी ग्रुप के, वो क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं एक दूसरे के। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि आइसोमॉर्फिक में ऐसा होमोमॉर्फिज्म होता है जो बाइजेक्टिव होता है। इसके ऊपर भी मेरा एक पूरा लेक्चर मौजूद है और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप आइसोमॉर्फिज्म को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि इफ़ 1010 n माइनस 1101 n इज इक्वल टू 06 माइनस देन n इज इक्वल टू। अब आपके पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, वो कहता है कि इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो उसका आंसर ये आता है। अब हमने फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या होगी, -7, 5, 5, 6। तो इसको हमें जो है वो मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। पहली तो बात ये है कि अगर हम n को 1 रखते हैं तो ये आंसर हमारे पास नहीं आते, मतलब n 1 नहीं है। अगर हम ले लेते हैं कि हमारे पास n जो है वो 2 है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये बनेगा 1011 माइनस
1 0 1 1 2। ठीक है, पावर 2 का मतलब है कि ये अपने आप से प्रोडक्ट कर रहा है, तो इसकी हम प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। 1 1 0 1, और फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, माइनस सेम केस इसके साथ भी यही होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से 1, 1 को 0 से 0, तो 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 1 1 1, ये आ गया। माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 एंड 0 1 एंड 1 प्लस 1, ये 2 हमारे पास बन जाएगा, और ये बन जाएगा 0 प्लस 1। अब इसका हम डिफरेंस ले लेते हैं, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 0। अब ज़रा इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -6, यहाँ पे 0 0। मतलब क्या है कि जब मैंने n की पावर 2 ली तो यहाँ पे 2 2 आ गए, 3 लूँगा 3 3 आएंगे, 4 लूँगा 4 4, 5 लूँगा 5 5, 6 लूँगा 6 6। तो फिर हम कह सकते हैं कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 6 देन लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी बराबर होगी किसके, 0 6 माइनस 6 0। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो आपके पास क्या है, 6 है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन है जी, एन जी इज़ मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग जी इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़। वो कहता है कि एन जी हमारे पास कब जो है वो मैक्सिमल आइडियल होगा रिंग जेड का, कि हमारे पास एन क्या हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, या नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आइडियल क्या है। आइडियल जो है, a subring A of a ring R is called an ideal of R if for every R belongs to R and every A belongs to A, both R and A। हमारे पास सब रिंग है A, रिंग R है, तो A R का हो गया सबसेट। अब हमने करना क्या है, एक एलिमेंट R से लेना है और एक एलिमेंट लेना है A से, यानी कि एक एलिमेंट रिंग से लेना है, एक एलिमेंट लेना है सब रिंग से। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर जो है अगर उस सब रिंग में आ जाता है तो वो हमारे पास सब रिंग जो है वो आइडियल बन जाता है। अब ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं कि आइडियल हमारे पास प्रॉपर जो है ना वो प्रॉपर आइडियल कब होगा, जब ए सबसेट होगा आर का, और वो कौन सा सबसेट, प्रॉपर सबसेट होगा। यानी कि अगर सब रिंग जो है वो प्रॉपर सबसेट है रिंग आर का, तो हमारे पास जो आइडियल होगा वो कौन सा होगा, प्रॉपर आइडियल होगा। इसी तरह एक और रिज़ल्ट है कि हमारे पास कोई भी रिंग है तो ज़ीरो और आर खुद जो है वो आइडियल होंगे, और हमारे पास जो ज़ीरो है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल आइडियल कहेंगे। यानी कि किसी भी रिंग के ज़्यादा ना भी हो तो दो तो सब रिंग लाजमी होंगे, वो कौन कौन से हैं, ज़ीरो एंड आर। इसी तरह हमारे क्वेश्चन में चूँकि मैक्सिमल आइडियल है तो हम देखते हैं कि मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग आर इज़ अ प्रॉपर आइडियल ऑफ आर सच दैट। अब देखें कि मैक्सिमल आइडियल कब होगा, कि जब बी हमारे पास कोई एक और आइडियल हो और ई कंटेन करता हो बी में और बी कंटेन करे आर में। यानी कि हमारे पास कह सकते हैं कि रिंग आर हो, ठीक, ए उसका को आइडियल हो, बी उसका एक और आइडियल हो, और ए कंटेन करता हो बी में, ये आइडियल हो और ये भी क्या हो आपके पास आइडियल हो, और ए कंटेन करता हो किस में, बी में। तो ए कब मैक्सिमल आइडियल होगा, जब या तो बी ए के बराबर हो या बी आर के। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमल से मुराद आप मैक्सिमम ही ले लें, तो ए कब बड़ा होगा कि जब कोई और आइडियल एग्जिस्ट करे, या तो वो ए के बराबर हो या फिर वो आर के बराबर हो, इतना बड़ा हो कि वो किसके बराबर हो,
आर के बराबर हो, रिंग आर के बराबर हो, तो तभी जो है ए हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन जी इज़ मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग जी, ये रिजल्ट है हमारे पास। इफ़ एंड ओनली इफ एन इज़ प्राइम, अगर एन आपके पास प्राइम है तो ये मैक्सिमल आइडियल होंगे रिंग जी के। कहने का ये मतलब है 2Z है, 3Z, 5Z, 7Z, 11Z, 13Z, ये जितने भी हैं ये क्या हैं, मैक्सिमल आइडियल हैं रिंग Z के या सेट ऑफ इंटीजर पे जो रिंग बनता है, यानी कि प्राइम होना लाजमी है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम एक डाई है हमारे पास, उसको हम 2 बार थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास 4 आए वो कितनी होगी, ये उसके आंसर दिए हुए। अब सबसे पहले जिसे हम लूडो में छक्का इस्तेमाल करते हैं उसे यहाँ पे डाई का नाम दिया गया है। वो कहता है कि उसको जब हम फेंकते हैं तो उसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल इवेंट्स कितने होंगे जब उसको फेंकेंगे। तो ये हमारे पास टोटल इवेंट्स की तादाद जो है वो 36 होती है, और ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमने देखना है कि वो कौन से इवेंट हैं जिनमें एटलीस्ट जो है वन टाइम्स 4 आया है। तो ये हमारे पास है 1 4 2 4 3 4, ये अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखें इनके टोटल नंबर कितने, 11 टोटल हमारे पास NS टोटल इवेंट्स 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है N/A/S, यानी कि नंबर ऑफ़ इवेंट, या यहाँ पे मैंने अगर E का नाम दिया है तो इसको N ऑफ E लिख दें, इसको भी E बना दें। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 11/36, यानी कि 11 ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें के अंदर एटलीस्ट 1 टाइम्स हमारे पास 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अ वेक्टर स्पेस V हैज़ अ बेसिस ऑफ n वेक्टर्स देन एवरी बेसिस ऑफ कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वेक्टर्स। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस क्या होती है, तो इसके ऊपर भी मेरी एक पूरी वीडियो है, मैं उसका लिंक शेयर करूँगा ग्रुप में, सॉरी इसमें डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप वेक्टर स्पेस को भी समझ सकते हैं। तो हमारे पास एक वेल नोन रिज़ल्ट है, मैं उसी का सहारा लेता हूँ। इफ़ अ वेक्टर स्पेस, अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस V उसके पास हैज़ अ बेसिस ऑफ n वेक्टर्स, उसकी बेसिस में यानी कि जो उसे जनरेट कर रही है उसमें n वेक्टर्स हैं, देन एवरी बेसिस ऑफ V मस्ट कंटेन n वेक्टर्स। हमारे पास रिज़ल्ट है कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस V है, उसकी बेसिस जो उसे जनरेट कर रही है उसके अंदर n वेक्टर हैं, तो उसकी कोई भी बेसिस होगी V की तो उसके अंदर भी कितने वेक्टर्स होंगे, n वेक्टर्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कम्प्लेक्स मैट्रिक्स A है, उसके आइगन वैल्यू कौन सी है। तो बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है आइगन वैल्यू फाइंड करने का। तो एक और ट्रिक भी है कि इनको जमा कर दें, 2 + 6 8 बनेगा, और ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, यानी कि जितनी भी आइगन वैल्यूज़ आएंगी उनका सम क्या होगा, 8 होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सी भी 2 ऐसे नहीं हैं जिनका सम 8 हो, मतलब इनमें से एक है, एक कोई इसमें नहीं लिखी हुई। तो इसका फार्मूला हमने चूँकि पढ़ा हुआ है A माइनस लैम्डा I, वेयर I आपके पास आइडेंटिटी है। तो A है 2 + आयोटा 2 - आयोटा 6 माइनस लैम्डा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आइडेंटिटी के साथ तो ये आएगा। अब इसे करते हैं सॉल्व, माइनस करेंगे 2 - लैम्डा 2 + आयोटा 2 - आयोटा एंड 6 - लैम्डा। अब आइगन वैल्यू मालूम करने के लिए हमें जो है मॉड लेना होता है इसका, और ये इसको क्या बन जाएगा, इसके मॉड लें तो 2 + आयोटा एंड 2 - आयोटा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 12 - 2 आयोटा -6 - 8 आयोटा प्लस
सॉरी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और ये 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर तो माइनस माइनस +1, तो ये +5 बन जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा, 12 में से 5 को निकाल लेंगे तो +7, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लैम्डा 7 आता है और लैम्डा 1 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, लैम्डा की दो वैल्यू मतलब आइगन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक 7 एक 1 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 7 होगा। और इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वो कहता है एक प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के अगर गिवन किया गया, दिया गया 3 स्टूडेंट्स को A B C को, और उनकी जो प्रॉबिलिटी थी सॉल्व करने की वो 1/2 1/3 और 1/4 थी। अब देखते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ A हमारे पास 1/2 है, प्रॉबिलिटी ऑफ B जो है वो 1/3 है, और प्रॉबिलिटी ऑफ C जो है वो हमारे पास 1/4 है। मतलब ये प्रॉबिलिटी है कि ये 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम ज़रा इसके अपोजिट चलते हैं और हम देखते हैं कि प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग, अगर ये सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर प्रॉबिलिटी क्या होगी, तो A कॉन्जुगेट या A बार, तो ये बराबर होता है 1 माइनस P ऑफ A के, तो 1 माइनस हाफ इज़ इक्वल टू हाफ। सिमिलरली प्रॉबिलिटी ऑफ B बार 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ B, 1 माइनस 1/3 इट इज़ इक्वल टू 2/3। सिमिलरली probability of C bar is equal to 1 minus probability of C, it is equal to 1 minus 1/4 which is equal to 3/4। अब ये थी probability सॉल्व करने की, यानी कि इधर मैं लिख दूँ ये सॉल्विंग की है और ये क्या है, नॉट सॉल्विंग की। तो अगर हम नॉट सॉल्विंग की ही फाइंड कर लें तो उसको टोटल प्रॉबिलिटीज़ में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास सॉल्विंग की टोटल प्रॉबिलिटी आ जाएगी। देखें ये सेपरेट प्रॉबिलिटी है, हमने कंबाइन फाइंड करनी है, इसलिए ये काम करें। सेपरेट गिवन है कि एक एक करने के चांसेस 1/2 हैं, बी के 1/3 और सी के 1/4, लेकिन इनके कंबाइन फाइंड करने हैं। हम क्या कर रहे हैं, इनके ना करने की कंबाइन फाइंड कर लेते हैं, टोटल में से माइनस कर लेंगे। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A B C का ना करने की प्रॉबिलिटी, सॉल्व ना करने की प्रॉबिलिटी, और ये बराबर होती है P ऑफ A कंजुगेट एंड P ऑफ C कंजुगेट। और इसको हम जी कैसे लिखेंगे, इसका आंसर 1/2 है, इसका 2/3 है और इसका 3/4 है। तो ये से कैंसिल हमारे पास आंसर क्या आ गया, यानी इनकी जो जॉइंट है प्रॉबिलिटी सॉल्व ना करने की वो क्या है, 1/4 है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ सॉल्विंग वो क्या करेंगे, टोटल प्रॉबिलिटी 1 होती है, उसमें से 1/4 को माइनस किया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारे पास प्रॉबिलिटी है कि वो जो है तीनों मिलकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो 10 क्वेश्चन, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।